वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में, ऑर्गन में या सेल के अंदर जब वो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं कि वो परमानेंट है बिल्कुल। अगर एक छोटी सी लीफ का एग्जांपल लें, लीफ का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है, अब वो वापस से तो छोटा नहीं हो सकता। तो लीफ का साइज़ बड़ा हो गया है यानी कि वो एक इरिवर्सिबल चेंज है और परमानेंट चेंज है। इसे हम कहते हैं ग्रोथ। प्लांट के अंदर बहुत सारे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं जिससे कि प्लांट ग्रो करता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के सम को बोलते हैं। डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? किसी भी प्लांट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? उसके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स पर। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है और अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर डेवलपमेंट कैसी होगी। अब जैसे हम इस प्लांट के अंदर देख रहे हैं, ये एक सीड था बीन का, ये हाइपोकटाइल रीजन है, ये कोटिलिडन है। ये प्लांट जो है बड़ा हुआ, ऐसी शेप ली, फिर बना ऐसा, फिर एक कंप्लीट प्लांट में ये डेवलप हो गया। इसे हम क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह लीफ का देखें तो लीफ अगर एक्सपेंड कर रही है तो इसमें ये ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ जो है वो इनडेटर्मिनेंट है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रोथ जो है प्लांट के अंदर वो एक यूनिक तरह की होती है। पूरी लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ प्लांट जो है वो अनलिमिटेड ग्रो करता है। किस वजह से ग्रो कर रहा है? क्योंकि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है? ऐसा तो नहीं है कि पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। कुछ परफेक्ट लोकेशंस हैं जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट के अंदर डिवीजन का काम कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम ही क्या होता है? डिवाइड करना। तो वो प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। सेल्स जो हैं मेरिस्टम के, वो डिवीजन की कैपेसिटी तो है ही उनके पास, और वो सेल्फ परपिचुएट भी कर सकते हैं। प्लांट्स की इसी एबिलिटी की वजह से कि वो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। नाउ वी कैन सी शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। हमें पता है कि ये दोनों जो हैं ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ से क्या हो रहा है? सिर्फ लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है प्लांट। अब लेंथ में इंक्रीज़ होने से तो काम नहीं चलेगा, उसे गर्थ में भी इंक्रीज़ होना पड़ेगा। गर्थ मतलब उसका डायमीटर भी इंक्रीज़ होना चाहिए। वो कैसे इंक्रीज़ होगा? सेकेंडरी ग्रोथ से इंक्रीज़ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और ये प्लांट को गर्थ में इंक्रीज़ करता है, यानी कि ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करते हैं प्लांट को। शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट को लेंथ में इंक्रीज़ करते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ से वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टम, ये सब प्लांट को गर्थ में इंक्रीज़ करते हैं। ग्रोथ इज़ मेजरेबल। क्या ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है कि उसके प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? इसके अंदर जो स्पेस है वहाँ पर। यही कह रहे हैं ना, हमने कहा लीफ एक्सपेंड होगी, ग्रोथ हुई। अब इसको मेजर कैसे करेंगे हम? लीफ के कैसे मेजर कर सकते हैं? या तो उसका वेट कर लो, उसके एरिया को मेजर कर लो, लेंथ को, वॉल्यूम को, या उसके अंदर की जो सेल्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम उसे मेजर कर सकते हैं। अब जैसे कि एक वाटरमेलन का अगर हम सेल लें तो वो 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता है पर आवर। इसी तरह से अगर हम सिंगल मेज़ के रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो वो 17,500 न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है 1 घंटे में। तो ग्रोथ को हम मोटा मोटा कैसे नाप सकते हैं कि भाई अगर इसके सेल नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है सेल के, या फिर पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। नाउ फेजेज़ ऑफ ग्रोथ। प्लांट के अंदर 3 फेजेज़ होते हैं ग्रोथ के: मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन फेज़। मेरिस्टेमेटिक फेज़ में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट और शूट एपेक्स पे। क्या काम है इनका? प्राइमरी ग्रोथ का। प्राइमरी ग्रोथ कैसे हो रही है? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है। सेल वॉल कैसी है? थिन है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, और इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल वॉल के बीच में सेल वॉल्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलते हैं। ये ब्रिजेस की तरह एक्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक के बाद इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा? एनलार्जमेंट होगी, सेल एनलार्जमेंट होगी, सेल बड़ा हो जाएगा। वैक्यूलेशन इंक्रीज़ होगी, मतलब सेल के अंदर की जो गर्थ है वो इंक्रीज़ होगी।
न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, नई सेल वॉल डिपॉजिट होगी। इलोंगेशन के बाद मैच्योरेशन फेज़। ये तीनों फेजेस जो हैं वो नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के। जैसे रूट एंड शूट एपेक्स है, वो बिल्कुल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है ना, टिप पर। इसके बाद थोड़ा टिप से दूर चलें तो इलोंगेशन फेज़ मिलेगा, उससे थोड़ा दूर चलें तो मैच्योरेशन फेज़ है। मैच्योरेशन फेज़ में क्या हो रहा है, प्लांट का जो कोई भी सेल है वो बिल्कुल मैच्योर हो गया, मतलब उसके अंदर जो उसकी मैक्सिमम थिकनिंग थी ना, जितना भी उसको ग्रो करना था वो कर चुका है। प्रोटोप्लाज्म के वे में भी और वॉल्स के वे में भी वो पूरा अच्छी तरह थिक हो चुका है। तो ये तीनों है फेजेस ऑफ ग्रोथ। नाउ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना प्लांट के अंदर ग्रोथ हुई है, उसी के मेजर को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इन्होंने अर्थमेटिक वे में दिखाया है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक वे में दिखा रहा है। अर्थमेटिक में क्या हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक के अंदर डायरेक्ट स्क्वायर हो रहा है, जैसे 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। अब यहाँ पर इस जाइगोट की बात करी गई है। जाइगोट जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर ज्योमेट्रिक फेज़ भी है और अर्थमेटिक फेज़ भी है। ज्योमेट्रिक फेज़ में सेल्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 4 हो गए, फिर 4 से 8 में डिवाइड हो गया। अर्थमेटिक में अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो कुछ पर्टिकुलर ही होते हैं ना, बाकी सेल्स तो फिर क्या होगा, इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, मतलब एक सेल जो है वो डिवाइड करता रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो डिवीजन के बाद मैच्योर होते रहेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे कुछ, जैसे ये वाले जो डार्क ब्लू से रिप्रेजेंटेड हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनके अंदर अभी भी डिवीजन की कैपेबिलिटी है। और ये वाले जो बाकी के सेल्स हैं, इन्होंने वो कैपेसिटी लॉस कर दी है। तो ये कैसे ग्रो होंगे, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से ग्रो होंगे ना, तो ये अर्थमेटिक फेज़ है। नाउ इन अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में हमने भी देखा ना क्या होता है कि एक ही डॉटर सेल जो है वो डिवाइड करता रहेगा और बाकी के सारे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और मैच्योर कर जाएंगे। द प्लांट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। तो ये क्या होगा, जब लेंथ एट टाइम ज़ीरो टाइम पर जो लेंथ थी वो हमने ये प्लॉट कर दी, तो हमें एक लीनियर कर्व मिलता है। ज्योमेट्रिकल के अंदर क्या होता है कि पहले जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, उसके बाद फिर 4, 8, 16, 32 इस तरह से डिवाइड करने लगता है, तो एक्सपोनेंशियल फेज़ हो जाता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग फेज़। अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ग्रोथ कम हो जाएगी तो एक स्टेशनरी फेज़ होगा जहाँ पर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो प्लांट की ग्रोथ में, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में 3 फेजेस होंगे। लैग फेज़ जहाँ पर ग्रोथ जो है स्लो है, उसके बाद वो फास्ट हुई एक्सपोनेंशियल फेज़, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टेशनरी फेज़। तो ये क्या होगा, सिग्मोइड कर्व हमें मिलेगा, एस शेप का कर्व मिलेगा। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन इज़ डन बिटवीन 2 लीव्स। एक छोटी साइज़ की लीव है, एक थोड़े बड़े साइज़ की लीव है। इन दोनों के अंदर जो ग्रोथ हुआ है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ है। अब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर का ग्रोथ था, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसमें ये 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये शो किया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी टोटल ग्रोथ हुई है उसे जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एंड द ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस लाइक पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब हम इसे पर यूनिट के हिसाब से कि इतने टाइम पर इतनी ग्रोथ हुई है, इस तरह से इसे हम मेजर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब जैसे इन दोनों में है, ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हुई है, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव ग्रोथ हुई है। एक प्लांट के अंदर, एक लीफ के अंदर, और दूसरे लीफ के अंदर थोड़ी कम ग्रोथ रेट है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब हमें पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इन्वायरमेंट, यही चाहिए ना। वाटर क्यों चाहिए, एनलार्जमेंट के लिए, सेल को बड़े होने के लिए, उसके अंदर टर्जिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी होती हैं सेल के अंदर जिनको कि वाटर एज अ मीडियम चाहिए होता है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, और भी जो प्लांट के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, एक तो एनर्जी के सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट से ही तो एनर्जी बनती है ना, तो एनर्जी के सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। अब हमें पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समर सीजन में ग्रो करते हैं। तो प्लांट को अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है कि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ रेट जो है वो
उस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होगी। तो ये सभी क्या हैं कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये कोरिलेट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई भी ऐसा सेल है जैसे कि सेल्स फ्रॉम रूट एपिकल या शूट एपिकल मेरिस्टम, जो हमने कहा ना रूट टिप शूट टिप के पास प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम जो है वो डिफरेंशिएट करता है और किसी स्पेसिफिक फंक्शन के करने के लिए मैच्योर हो जाता है। वो फंक्शन जो है वो उसकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे रूट के पास प्रेजेंट है तो उसे हम रूट सेल्स कहेंगे। गर्थ में अगर वो चला गया है इलोंगेशन रीजन में तो उसे हम कहेंगे कि ये एपिडर्मिस का सेल है। तो इसी तरह उसके लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ है। अब जैसे ट्रैकरी एलिमेंट है, सेल्स जो हैं वो कैसे मॉडिफाई होंगे, अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देंगे। सेल वॉल्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका काम क्या है कि उन्हें बहुत दूर दूर तक पानी को कैरी करना है। तो वो उस तरह से मॉडिफाई होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे। तो ये तो हुआ डिफ्रेंशिएशन। अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं, जो अपनी कैपेसिटी ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं डिवीजन की, वो अपनी कैपेसिटी को वापस से रीगेन करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब अब वो सेल्स भी दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक फुली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल की बात करें, तो एक फुली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल जो है वो मेरिस्टम्स की फॉर्मेशन करता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है। अब ये मेरिस्टम्स जो हैं ये फिर से सेल्स में डिवाइड होंगे, इससे फिर से सेल्स बनेंगे और वो सेल्स जो हैं वो दोबारा से डिवाइड होंगे और अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? रीडिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि वो सेल्स जो हैं उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन हो गई। अब डिवीजन की कैपेसिटी आने के बाद सेल्स ने मैच्योर होने के बाद अब फिर से अपनी वो कैपेसिटी लॉस कर दिया, उसे हम कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। तो इसके बीच का मतलब समझ आया क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन मतलब एक बार उन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस किया है, अब वो दोबारा डी डिफ्रेंशिएट होके दोबारा अपनी कैपेसिटी को लॉस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रीडिफ्रेंशिएशन। नाउ वी कैन से डिफ्रेंशिएशन इज़ ऑल्सो ओपन टाइप। ओपन टाइप ये है ना कि प्लांट्स जो हैं वो फिर से डी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, फिर उनके अंदर री डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो ये किस तरह का डिवीजन हुआ? ओपन डिफ्रेंशिएशन। इस डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई भी प्लांट अपनी पूरी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब जहाँ से वो जर्मिनेट हुआ वहाँ से लेकर सीनेसेंस तक, सीनेसेंस मतलब जब प्लांट अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर देता है, उसके अंदर और कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, उस स्टेज तक जो जो प्रोसेसेस होते हैं पूरी लाइफ साइकिल में, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। और हमने पढ़ा था डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। अब डेवलपमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम कैसे है। इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। ये पूरी लाइफ साइकिल को शो किया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करेगा, उसमें ग्रोथ होगी, सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करेंगे और एक मैच्योर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैच्योर सेल जो है वो अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, सीनेसेंस स्टेज के अंदर चला जाएगा, मतलब अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर चुका है। फाइनली क्या होगा? मर जाएगा प्लांट। अब ये जो एबिलिटी है ना कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेता है, इसी एबिलिटी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। हेट्रोफाइली का एग्जाम्पल है कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पूर। हेट्रोफाइली क्या होता है? मतलब सेम प्लांट की स्टेम के ऊपर दो तरह के लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, लार्कस्पूर, बटरकप। जैसे ये लार्कस्पूर का एग्जाम्पल है। जुवेनाइल फेज़ में जो लीफ की शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है और एडल्ट फेज़ में कुछ इस तरह की होती है। इसी तरह बटरकप के अंदर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जब तक वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट थी उसकी शेप ऐसी थी, जैसे ही वो वाटर के अंडर गो करा उसकी शेप ऐसी हो गई। तो ये हेट्रोफाइली का एग्जाम्पल है और साथ साथ इसमें क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मतलब जैसे उनको इन्वायरमेंट मिला वैसी उनकी डेवलपमेंट हो गई। अब हेट्रोफाइली के एग्जाम्पल्स को कैसे याद करें? हमने ये तो देख लिया कि लार्कस्पूर और बटरकप जो है ये दोनों हेट्रोफाइली के एग्जाम्पल हैं। इसे कैसे याद करें? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि हेट्रो मक्खन का कप लेकर आ। हेट्रो फॉर हेट्रोफाइली, मक्खन स्टैंड्स फॉर बटर, कप एज इट इज़ बटर कप, लेकर आ लार्कस्पूर।
तो हेट्रोफाइली के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, बटर कप और लार्कस्पूर। सो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो हमने क्या देखा कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, और डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब हमने एक और बात कही थी कि डेवलपमेंट जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये सब इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जैसे टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, लाइट, मतलब जो भी उसका इन्वायरमेंट है वो उसकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब ये क्या है कि जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब इनकी डिफिशियंसी भी नुकसान करेगी और इनकी एक्सेस भी नुकसान करेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब स्मॉल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और केमिकल कंपोजिशन कैसी है, इंडोल के कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एडेनाइन के भी हो सकते हैं, टर्पीन्स के, या फिर गैसेस भी हो सकती हैं। मेनली हम 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर्स पढ़ते हैं, इन्हें हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल देते हैं, या फाइटो हार्मोन्स। फाइटो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम, प्लांट के लिए, और प्लांट के जो हार्मोन्स हैं फाइटो हार्मोन्स। तो मेनली 5 तरह के हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इनको भी 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं जो प्लांट के लिए प्रोमोटिंग होते हैं, मतलब बेनिफिशियल होते हैं, और एक जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे सेल डिवीजन, सेल को एनलार्ज होने में हेल्प करते हैं, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। तो प्लांट के लिए ये लोग जो हैं बेनिफिशियल है ये हार्मोन्स। वाइल अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये दोनों न्यूट्रल सा है कि प्रमोटिंग भी है और इनहिबिटिंग भी है। इनहिबिटिंग ज़्यादा है और प्रमोटिंग कम है। एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटिंग हार्मोन है। अब इसके लिए मैं आपको अपनी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको उससे याद हो जाए तो, कि कौन से ग्रोथ रेगुलेटिंग है और कौन से प्रमोटिंग है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें लिखना है पाजी आइए। इसे हम कैसे लिखेंगे, पा जी आई ए। आई ए को हम कैसे लिखेंगे, आई ए। पी इज़ फॉर प्रमोटिंग, मतलब जिनकी प्लांट्स के लिए प्रमोटिंग एक्टिविटी है। किस किस की है, ऑक्सिन, गिबरलिन। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही क्लियर है, साइटोकाइनिन का क्या मतलब होता है। साइटो मतलब सेल, काइनिन का मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, तो भाई ये तो भाई प्रमोटिंग ही होगा। तो पाजी प्रमोटिंग किसकी है, ऑक्सिन और गिबरलिन की। इसी तरह आई ए, आई किसके लिए हो गया, कि जो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को। इनहिबिट कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसको इनहिबिट कर रहा है। इथाइलिन जो है वो न्यूट्रल सा है, ज़्यादा इनहिबिट कर रहा है और कम प्रमोट कर रहा है, तो इथाइलिन जो है वो दोनों के लिए न्यूट्रल है। तो पाजी आइए, ये एक छोटी सी ट्रिक थी हॉर्मोन्स को याद करने के लिए। अब इन रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पांचों के पांचों रेगुलेटर्स की जो डिस्कवरी हुई है ना वो एक्सीडेंटली हुई है, मतलब कोई इंटेंशनली नहीं गया था डिस्कवर करने के लिए, बस कुछ और सर्च कर रहे थे और इनकी डिस्कवरी हो गई। हमें पता लग गया कि प्लांट के अंदर ये रेगुलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने क्या पाया कि अगर हम कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को एक जगह रखें और वहाँ पर जैसे जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे, जैसे कि अगर यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, इतने पोर्शन में लाइट आ रही है, तो जो प्लांट है वो टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद एक साइंटिस्ट है FW वेंट, उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप्स से ओट सीडलिंग में एक रेगुलेटर को पाया जिसका नाम था ऑक्सिन। उन्होंने ऑक्सिन आइडेंटिफाई किया फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। उसके बाद इसी तरह बेकेने, जिसे हम फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं, राइस के सीड्स की एक डिजीज़ आई, और डिजीज़ किसने कॉज की, एक फंगस ने कॉज की, और उस फंगस का नाम क्या था, गिबेरेला फ्यूजिकोरिया। इस फंगस ने क्या करा कि सीडलिंग की लेंथ में ग्रोथ कर दी। तो ये कोज तो इसने डिजीज़ ही करी, लेकिन एज अ प्रोमोटर ये काम किया ना, तो यहाँ से गिबेरलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन हुई। उसके बाद एफ स्कूग और उसके को वर्कर्स, इन्होंने टोबैको की स्टेम पर जो इंटरनोडल सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सिन और कुछ कोकोनट मिल्क या यीस्ट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर रखा जाए
तो सेल की डिवीज़न जो है वो फास्ट हो रही है। वहाँ से उन्होंने साइटोकाइनिन को आइडेंटिफाई किया। मिड 1960s में 3 रिसर्चर्स ने अलग अलग जगह पर 3 इन्हिबिटर्स की आइडेंटिफिकेशन की, इन्हिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डोर्मिन। बाद में पता चला कि ये तीनों केमिकली सेम हैं और तीनों को कंबाइनली नेम दिया गया एब्सिसिक एसिड। इसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने देखा कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं, पके हुए ऑरेंजेस हैं, उनके अंदर से कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है कि जिसकी वजह से जो बिना पके हुए बनानाज हैं वो भी अपने पकने की स्पीड जो है उसको फास्ट कर रहे हैं। मतलब राइपनिंग जो है वो फास्ट हो गई है अनराइपेंड बनानास के अंदर। यहाँ से देखा गया कि वो जो सब्सटेंस राइपेंड ऑरेंजेस में से मिल रहा था वो इथाइलिन था, और इथाइलिन जो है वो एक गैशियस हार्मोन है, गैस की फॉर्म में होती है। तो ये थे पांचों हार्मोन्स। अब इनके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज़्यादा उसे पढ़ा जाता है और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी सबसे ज़्यादा हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है। ऑक्सिन को सबसे पहले हमें पता है ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ऑक्सिन जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं उन पर अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो ऑक्सिन हमें पता है कि भाई ग्रोइंग जो एपिसेस होती हैं, स्टेम की हो या रूट की हो, वहाँ पर मिलता है। ऑक्सिन उनकी ग्रोथ को फास्ट कर रहा है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं एग्रीकल्चर में भी और हॉर्टिकल्चर में भी। स्टेम कटिंग्स जो होती है वहाँ पर ये रूट को ग्रो करना मतलब इनिशिएट कर देता है। इसके बाद प्लांट प्रोपगेशन के लिए फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल के अंदर। जो फ्रूट हैं, लीफ हैं, उनको भी गिरने से बचाता है, जो यंग फ्रूट और लीफ हैं। लेकिन जो यूँ है कि ओल्डर हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनको गिरने देता है, मतलब उनका गिरना जो है एब्सिशन जो है वो प्रमोट करता है। इसके बाद जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स होती हैं, एपिकल डोमिनेंस को ये फेवर करता है ना, तो जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स होती हैं उनको प्रमोट करता है, और जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनको इनहिबिट करता है। इसका मतलब होता है कि जो साइड में ब्रांचेस निकल रही है, जैसे ये एक प्लांट है, ये प्लांट की इस तरह से ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मतलब यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको तो ये प्रमोट करेगा, और जो लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं उनको इनहिबिट करेगा, लेटरल ब्रांचेस को इनहिबिट करेगा, और जो एपेक्स से ग्रोथ हो रही है उसको ये प्रमोट करेगा। इसी को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करता है। शूट टिप्स के रिमूवल हो जाता है जनरली। उससे क्या होता है कि जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। और ये क्या करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है, फ्यूजन के बिना ही फ्रूट्स का प्रोडक्शन। तो टमाटोज़ के अंदर ये पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है। हर्बिसाइड्स की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं। डाइकोटोवीड्स में किल करने के लिए 2,4-D ये ऑक्सिन यूज़ करते हैं, लेकिन ये मोनोकोट में काम नहीं आता है। इसे ऐसे याद कर सकते हो, 2,4-D, D फॉर दिस ऑक्सिन, क्या नाम है इस ऑक्सिन का, डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक, एंड D फॉर डाइकोट। सो 2,4-D डाइकोट को प्रमोट कर रहा है किलिंग को, और मोनोकोट को कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह वीड फ्री लोन्स के बनाने में गार्डनर्स की हेल्प करता है। वीड फ्री लोन्स कौन से होते हैं, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर प्लांट्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, या प्लांट्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी ग्रोथ ऐसी होती है कि वो साइड वाले को हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में गार्डनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं लोन्स को साफ़ करने के लिए, ताकि वो न्यू प्लांट्स की ग्रोथ कर सकें। अगला है जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। ऑब्वियसली जाइलम डिफरेंशिएट कैसे होगा, जब सेल्स डिवाइड होंगे। तो जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर रहा है और सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। अब अगर हम ये देखें तो ये इसके सारे के सारे फंक्शंस हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसे थोड़ा ध्यान से याद करें। जैसे ऑक्सिन है, कहाँ मिल रहा है हमें, ग्रोइंग एपिसेस, रूट और स्टेम की। करता क्या है, रूटिंग को इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, यंग फ्रूट और लीफ को ड्रॉप होने से बचा रहा है, जो ओल्डर मैच्योर हो चुके हैं उनके अंदर एब्सिशन को प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, हर्बिसाइड की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं, जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑक्सिन के। और सबसे ज़्यादा वन वर्ड क्वेश्चन में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। इन्हीं में से कोई भी एक दे देते हैं कि नेम द हार्मोन दैट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स, तो क्या होगा, ऑक्सिन। इस तरह से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्सिन के बाद नेक्स्ट है गिबरलिंस। गिबरलिंस भी प्रमोटर ही है।
मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरलिन्स अब तक जो हैं आइडेंटिफाई हो चुके हैं। नेमिंग कैसे दी इनको, अलग अलग नाम तो नहीं दे सकते सबको, तो नेमिंग दी गई ऐसे G1A, GA2, GA3 इस तरह से। लेकिन GA3 जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था और हम सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ते हैं। सभी गिबरलिन्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा हैं इनके। मेन इनका काम क्या होता है, सेल इलोंगेशन में। प्लांट जब इंक्रीज़ होती है उसकी लेंथ की इलोंगेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है गिबरलिन्स। सेल इलोंगेशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि यहाँ पर स्पेशली एप्पल का मेंशन किया गया है। एप्पल को इलोंगेट होने में हेल्प करता है और उसकी शेप को इम्प्रूव करता है। सीनेसेंस को भी डिले करा है। सीनेसेंस मतलब हमें पता था ना कि जब सेल्स जो हैं वो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर डिवीजन स्टॉप हो जाती है और फाइनली वो डाई हो जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम सीनेसेंस बोलते हैं ना। तो इसको भी डिले करता है, मतलब ये इसको आगे कर देता है कि टाइम बीच में बच जाता है फ्रूट को और ग्रो होने के लिए। फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। इसके बाद क्या कर रहा है, माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है। माल्टिंग प्रोसेस इसकी ब्रूइंग इंडस्ट्री में, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है बेवरेजेस पर, टी और कॉफ़ी के बारे में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है। वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। इसके बाद शुगर केन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखता है शुगर की फॉर्म में अपनी स्टेम में। अगर हम शुगर केन की क्रॉप पर गिबरलिन को स्प्रे भी कर देते हैं ना, तो जो उसकी स्टेम की लेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद अगर कॉनिफर्स बहुत मतलब यंग एज में होते हैं, उन पर अगर गिबरलिन को स्प्रे किया जाए तो ये उनके मैच्योरिटी पीरियड को फास्ट कर देता है, मतलब वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। सीड का प्रोडक्शन भी इसके अंदर जल्दी हो जाता है। इसके बाद बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या होती है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। वही हो क्या रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन, यानी कि लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है। बीट कैबेजेस मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट। तो गिबरलिन के बारे में तो आप जहाँ पर आपको यूँ दिखे ना कि हमें क्वेश्चन पूछा गया सेल इलोंगेशन से रिलेटेड कि प्लांट हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, गिबरलिन्स रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन जो है वो काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर हुआ था। काइनेटिन जो कि एक मॉडिफाइड एडेनाइन की फॉर्म है। काइनेटिन जो है वो ऐसे ही नेचुरली प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि जब किसी ऐसे हार्मोन की रिसर्च की गई जो कि साइटोकाइनिन से रिजेंबल करता है, तो हमें जिएटिन मिला। जिएटिन को आइसोलेट किया गया। कहाँ से मिला, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से मिला। जिएटिन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे नेचुरली ओकरिंग साइटोकाइनिन्स की भी डिस्कवरी हुई। साइटोकाइनिन जो है वो मेन उसका काम क्या है, सेल डिवीजन का काम है। तो कहाँ मिलेगा, जहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, और वो कहाँ पर होगी, रूट की एपेक्स पर, शूट बड्स जहाँ पर डेवलप हो रहे हैं या फिर जहाँ पर नए फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा तो रूट और शूट की टिप पर ही मिलेगी ना। इसके बाद साइटोकाइनिन जो है वो नए लीव्स में क्लोरोप्लास्ट, शूट की ग्रोथ में, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है। इसके बाद साइटोकाइनिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है। एपिकल डोमिनेंस के बारे में और हमने कहाँ पढ़ा था, ऑक्सिन में। ऑक्सिन क्या कर रहा था, उसको प्रमोट कर रहा था कि भाई लेटरल शूट बड्स जो हैं वो राइज ना हो और एपेक्स वाला ग्रोथ करे। साइटोकाइनिन जो है इस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है, मतलब कम कर रहा है। इसके बाद ये लीफ सेनेसेंस को डिले कर रहा है। ऑक्सिन भी तो डिले कर रहा था लीफ सेनेसेंस को, गिबरलिन्स भी डिले कर रहा था, और साइटोकाइनिन भी डिले कर रहा है। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो साइटोकाइनिन का मतलब ही क्या है, सेल डिवीजन। साइटो मतलब सेल और काइनिन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। कहाँ से सबसे पहले कौन सा सब्सटेंस आइसोलेट किया गया जिसकी प्रॉपर्टी साइटोकाइनिन की तरह थी, जिएटिन। कहाँ से किया गया, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से। साइटोकाइनिन और क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। मेनली यही करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो एक सिंपल गैशियस हार्मोन है। ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज किया गया है उन टिश्यूज़ में जो कि ऑलरेडी सीनेसेंस के अंदर जा चुके हैं, या फिर जो ऑलरेडी पके हुए फ्रूट्स हैं उनके अंदर से इथाइलिन जो है वो गैशियस फॉर्म में रिलीज़ होता है। इथाइलिन का और क्या इन्फ्लुएंस है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। एक्सिस स्वेल हो रही है तो समझ जाइए इथाइलिन का काम है। डाइकोट सीड में एपिक्स जो है वो हुक की फॉर्म में नज़र आती है इस तरह से, तो ये भी किसकी वजह से है, इथाइलिन की वजह से। और एक इसका यूज़ तो हमें पता ही है कि ये फ्रूट को राइपन करने में काम आता है।
सीनेसेंस को भी प्रमोट कर रहा है। कैसे प्रमोट कर रहा है कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उससे प्लांट्स जो हैं वो, फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी राइपन हो रहे हैं, पक रहे हैं। इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक भी बोलते हैं। सीड या फिर बड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, जर्मिनेशन स्टार्ट कर रहा है, जर्मिनेशन इनिशिएट हो रही है, मतलब फ्लावरिंग भी होगी इसके अंदर। पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग में हेल्प कर रहा है। इसके बाद रूट की फॉर्मेशन, वैसे तो रूट और शूट दोनों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोट करता है, लेकिन स्पेशली रूट ग्रोथ। अब रूट ग्रोथ किस लिए हो रही है, मतलब रूट हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो वो प्लांट को एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, प्लांट ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। सोर्स क्या है? इथिफोन नाम का एक सॉल्यूशन होता है जिससे कि इथाइलिन रिलीज़ होती है। इथाइलिन गैस जो है वो इथिफोन से रिलीज़ होती है। इट्स एन एक्वस सॉल्यूशन, इज रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। काम क्या है इसका? फ्रूट राइपनिंग फास्ट कर रहा है, टमाटोज़ में, एप्पल्स में। एब्सिशन को फास्ट कर रहा है। एब्सिशन क्या होता है? कटिंग ड्रॉप, जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, शूट हैं, एब्सिशन मतलब वो कट के गिर जाते हैं, तो वो उसको प्रमोट कर रहा है। फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट कर रहा है कुकुम्बर्स के अंदर। तो ये इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इथाइलिन क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, सीनेसेंस को और एब्सिशन दोनों को प्रमोट कर रहा है। डोरमेंसी के लिए अपोजिट काम है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। जर्मिनेशन इनिशिएट कर रहा है, फ्लावरिंग इनिशिएट कर रहा है, रूट ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, और इसका सोर्स क्या है? इथिफोन। तो ये था इथाइलिन। इथाइलिन के बाद आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है एब्सिशन और डोरमेंसी, इसी में इसका मेन रोल है। एक और बात, इथाइलिन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इथाइलिन को हमने पहले कहा था ना कि ये न्यूट्रल सा है, ग्रोथ प्रमोट भी कर रहा है और इनहिबिट भी कर रहा है। इनहिबिटिंग में ज़्यादा रोल है इसका। कैसे? देखो, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, सीनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, तो इसका जो इनहिबिटिंग रोल है वो ज़्यादा है और जो प्रमोटिंग रोल है वो कम है, तो ये न्यूट्रल सा है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड हमने कहा था इनहिबिटर ही है। एब्सिशन और डोरमेंसी में इसके बहुत बड़े बड़े रोल्स हैं, तो ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। और एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? इनहिबिटर ही है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, स्टोमेटा का क्लोजर स्टिमुलेट करता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ट्रांसपीरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सभी प्रोसेसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? प्लांट के ऊपर स्ट्रेस होगा, तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। गिबरेलिंस के लिए एंटागनिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये सब क्या हो गए? एब्सिसिक एसिड के करेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओवरव्यू ले लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन डीले हो जाती है। स्टोमेटा का क्लोजर स्टिमुलेट करता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। डोरमेंसी इंड्यूस करता है। गिबरेलिंस के लिए एंटागनिस्ट की तरह एक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं एब्सिसिक एसिड के। इसके बाद फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। देखो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड। तो फोटोपीरियोडिज्म क्या होगा कि जब कोई प्लांट लाइट के लिए, लाइट यानी कि वो डे में भी डार्क में भी, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स शो करता है, उसी प्रोसेस को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, और कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इन सब का मतलब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट जिन्हें की ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट डे प्लांट्स जिन्हें कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, और डे न्यूट्रल कितनी ही सनलाइट आए कितनी ही जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 7 आवर्स की धूप जो है वो इसेंशियल है। अगर उन्हें 7 आवर्स की धूप मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी तो उनके अंदर फ्लावरिंग होगी, और अगर उससे कम मिलेगी तो उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो वो क्या हुए? लॉन्ग डे प्लांट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि उन्हें 5 आवर्स से ज़्यादा की धूप नहीं चाहिए, तो 5 आवर्स से कम अगर सनलाइट होगी तो उनके अंदर फ्लावरिंग होगी, और अगर उससे ज़्यादा सनलाइट उन्हें देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और तीसरी तरफ आते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स, जैसे कि हम कॉमनली हमने सदाबहार का नाम सुना होगा ना, तो उन्हें लाइट या डार्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। क्रिटिकल ड्यूरेशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। जैसे इसके लिए
7 आवर्स की धूप चाहिए, उससे ज़्यादा मिलेगी तो फ्लावरिंग होगी, तो इसके लिए 7 आवर्स क्या हुआ, क्रिटिकल फोटो पीरियड। इसको 7 आवर्स से कम की चाहिए तो इसके लिए 7 आवर्स क्या हुआ, क्रिटिकल फोटो पीरियड। इस तरह से ये ड्यूरेशंस जो हैं हर प्लांट की अलग अलग होती हैं। अब सिर्फ लाइट की ही नहीं बल्कि डार्क की ड्यूरेशन भी प्लांट के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि फ्लावरिंग जो है वो लाइट और डार्क दोनों की ड्यूरेशंस पर डिपेंड करते हैं कि कितनी देर के लिए वो लाइट से एक्सपोज्ड है, कितनी देर के लिए वो डार्क से एक्सपोज्ड है। तो इन सभी प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है कि फ्लावरिंग कैसे होगी, कितनी होगी, कब होगी। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे और नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। नाउ वर्नलाइजेशन क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग शो करेंगे अगर उनको लो टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाए, मतलब कम टेम्परेचर में, यानी कि सर्दी में ही वो लोग फ्लावरिंग शो करेंगे। स्पेशली टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर्स। सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट्स, वीट, बार्ले, राय, ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2 काइंड की वेराइटीज़ आती हैं। इनकी 2 तरह की वेराइटीज़ आती है। एक वेराइटी होती है विंटर की, जो विंटर में ग्रो करती है। एक वेराइटी होती है जो स्प्रिंग की, जो कि स्प्रिंग सीजन में ग्रो करती है। इसी तरह बाइनियल प्लांट्स, मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। बाइनियल मतलब कि 2 सीज़न के प्लांट्स होते हैं, 2 सीज़न के लिए ग्रो करते हैं और उसके बाद ये डाई हो जाते हैं। तो ये था वर्नलाइजेशन। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और भी नई नई वीडियोस के लिए। और ये एक टेबल है, इसे याद कर लें। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, या तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।